सुप्रभात, नमस्कार। कक्षा 12 आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत, अभिनंदन एवं आभार। जैसा कि आपको विदित है कि हमने अपनी पूर्व कक्षा में एन फ्रैंक के द्वारा लिखी गई डायरी के कुछ महत्वपूर्ण पृष्ठों का अध्ययन शुरू किया, जो पाठ्यक्रम के तौर पे हमारी वेदांत की पाठ्य पुस्तक में शामिल किए गए हैं। इसमें हमने देखा कि 1942 में शुरू की गई इस डायरी में एन फ्रैंक जो है लगभग 1943 और 1944, 29 मार्च 1944 तक जिस तरह के पृष्ठों पर उन सारी जानकारियों को विदित करवाती हैं, उनका विवरण प्रस्तुत किया गया है। अब यहाँ 29 मार्च 1944 को वहाँ क्या घटित हुआ, जिसके बारे में एक ब्यौरे के तौर पे और एक जानकारी देते हुए एन फ्रैंक ने हमें भी इन समस्त जानकारियों से लाभान्वित किया है और उस समय की परिस्थितियों का भी ज्ञान करवाया है। तो बुधवार 29 मार्च 1944 और वो अपनी प्यारी गुड़िया को ही संबोधित कर रही हैं, मेरी प्यारी किट्टी। कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्केस्टेन ने लंदन से डच प्रसारण में कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों का संग्रह किया जाए। और फिर हर कोई मेरी डायरी पर झपट पड़ा। सोचो ये कितना दिलचस्प होगा जब मैं इस गुप्त एनेक्सी के बारे में छपवाऊंगी। उसका शीर्षक ही ऐसा होगा कि लोग इसे एक जासूसी कहानी समझेंगे। मैं सही बात बता रही हूँ। युद्ध के 10 साल बाद लोग इससे कितना चकित होंगे कि जब उन्हें ये पता चलेगा कि हम लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, यहूदियों के रूप में अज्ञातवास में है, हम क्या क्या बातें करते थे। हालांकि मैं तुम्हें इस जीवन के बारे में काफी कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी तुम अभी भी थोड़ा सा ही जान पाई हो। हवाई हमले किए जा रहे थे, तो एन फ्रैंक बताती हैं कि हवाई हमलों के दौरान औरतें कैसे डर जाती है। अब देखो ना, पिछले रविवार जब 350 ब्रिटिश वायुयानों ने इस्मुइडेन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया, तो हमारे घर ऐसे कांप रहे थे जैसे हवा में घास की पत्तियां। क्या भयंकरता रही होगी उस समय की, यह इस पंक्ति से जाहिर होती है। एन फ्रैंक कहती है, यह हमारे इन घरों में कैसी महामारियां फैली हुई थी, इन सारी बातों को वहां डायरी में चर्चित किया गया। अपनी गुड़िया को ही संबोधित करते हुए कहती है, तुम्हें इन सब की कुछ खबर नहीं है, सब कुछ तुम्हें बताने में पूरा दिन लग जाएगा। लोगों को सब्जियां और सभी प्रकार के सामानों के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। डॉक्टर अपने मरीजों को नहीं देख पाते क्योंकि उन्होंने पीठ मोड़ी नहीं कि उनकी कारें और मोटरसाइकिलें चुरा ली जाती थी। चोरी चकारी इतनी बढ़ गई थी कि डच लोगों में अंगूठी पहनने का जो रिवाज था वो भी समाप्त होता रहा। छोटे छोटे बच्चे 8-8, 10-10 बरस के होंगे, लेकिन लोगों के घरों की खिड़कियां तोड़कर घुस जाते थे और जो भी हाथ लगा उसे उठा ले जाते थे। लोग 5 मिनट के लिए भी अपना घर छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, क्योंकि लौटने पर उन्हें घर में झाड़ू फ्री मिलती थी, यानी सब कुछ साफ। चोरी हो गए टाइपराइटरों, ईरानी कालीनों, बिजली से चलने वाली घड़ियों, कपड़ों आदि को लौटाने के लिए अखबारों में इनाम के विज्ञापन आते, आए दिन पढ़ने को मिलते थे। गली गली नुक्कड़ों पर लगी बिजली से चलने वाली घड़ियां लोग उतार ले गए। सार्वजनिक टेलीफोनों का पुर्जा पुर्जा गायब हो चुका। डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है, सब भूखे हैं। नकली कॉफी को छोड़ दो तो एक हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता, यानी बीच बीच में कॉफी पी करके वो गुजारा कर लेते थे। अभी और क्या देखना बाकी है, पुरुषों को जर्मनी भेजा जा रहा था। क्यों? क्योंकि पुरुष तो वहां सैनिक के रूप में अपने देश की ओर से लड़ने के लिए तैयार किए जाते थे। बच्चे बीमार हैं या फिर भूख से बेहाल हैं, सब लोग फटे पुराने कपड़े और घिसे पिटे जूते पहनकर काम चला रहे हैं। ब्लैक मार्केट में जूतों का नया तला 7.50 गिल्डर का मिलता है, यानी जो जूते घिस चुके हैं ब्लैक मार्केट में, उसके तले को बनवाने के लिए 7.50, 7.5 गिल्डर जो है वो लगते हैं। इसके अलावा बहुत कम मोची जो है मरम्मत का काम कर रहे हैं, यदि वे करते भी हैं तो 4 महीने इंतजार करना पड़ेगा और इस बीच जूता गायब हो जाएगा। इसका एक लाभ ये भी हुआ कि खाना जितना खराब होता जा रहा था, बिक्री उतनी ही गंभीर हो रही थी। सरकारी लोगों पर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। खाद्य कार्यालय, पुलिस अधिकारी सभी या तो अपने साथी नागरिकों की मदद कर रहे हैं या उन पर कोई आरोप लगाकर उनको जेल भेज देते हैं। सौभाग्य से बहुत कम डच लोग गलत पक्ष में हैं। तुम्हारी एन।
अब बात आती है मार्च से अप्रैल की। मंगलवार 11 अप्रैल 1944 को वो फिर से अपनी गुड़िया को संबोधित करते हुए आगे की जानकारी साझा करती हैं। उन्होंने कहा, एन फ्रैंक ने कहा कि मेरी प्यारी किटी, मेरा सिर घूम रहा है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। गुरुवार जब मैंने तुम्हें पिछली बार लिखा था सब कुछ ठीक ठाक था। शुक्रवार जब गुड फ्राइडे हम मोनापोली में खेल खेलते रहे। शनिवार हम यही खेल खेले। दिन पता ही नहीं चला कैसे बीत गए। शनिवार कोई 2 बजे का वक्त रहा होगा। तेज गोलाबारी शुरू हो गई। मशीन गनें चल रही थी। मर्द लोगों का यही कहना था, बाकी लोगों ने के लिए सब कुछ शांत था। यानी जो युद्ध चल रहा था उस युद्ध की विभीषिका तो वहीं पर अभिव्यक्त हो रही थी। रविवार दोपहर के वक्त मेरे आमंत्रण पर पीटर जो है 4:30 बजे मुझसे मिलने के लिए आया। 5:15 बजे हम ऊपर सामने वाली अटारी पर गए, वही अटारी जहां से एन फ्रैंक अपने पड़ोसियों को देखा करती थी। वहां हम 6 बजे तक रहे। 6 बजे से 7:15 बजे तक रेडियो पर बहुत ही खूबसूरत मोजार्ट संगीत जो है वो बज रहा था। मुझे रात्रि का राग बहुत ही भला लगा। मैं रसोई में तो संगीत सुन ही नहीं पाती क्योंकि दिव्य संगीत मेरी आत्मा की गहराइयों में उतरता चला जाता है। रविवार के दिन पीटर स्नान नहीं कर पाया। नहाने का टब नीचे ऑफिस में गंदे कपड़ों से भरा हुआ था। हम दोनों ऊपर अटारी पर एक साथ गए। हम दोनों आराम से बैठ सके इसलिए मुझे जो भी कुशन सामने नजर आया मैं ऊपर लेती गई। हम एक पेटी पर बैठ गए। अब हुआ यह है कि एक तो वह पेटी बहुत छोटी थी और दूसरे कुशन भी छोटा सा ही था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत सट कर बैठे थे। सहारा लेने के लिए हमारे पीछे 2 और पेटियां भी थी। मुश्ची हमें कंपनी देने के लिए हमारे साथ थी ही। अब इस तरह पीटर जो है वो एन फ्रैंक का बहुत घनिष्ठ मित्र रहा है और पीटर के साथ एन फ्रैंक जो है अपनी कई अनुभवों को, अपनी सोच को, अपनी भावनाओं को जाहिर करती है। अचानक 8:45 मिस्टर वानदान ने सीटी बजाई और पूछा कि कहीं हम मिस्टर डसेल का कुशन तो नहीं लेकर गए हैं। हम कूदे और कुशन लेकर सीधे नीचे आ गए। बिल्ली और मिस्टर वानदान हमारे साथ ही थे। यह कुशन ही सारे झगड़े की जड़ था। डसेल इसलिए खफा थे कि मैं वो तकिया उठा लाई थी जिसे वे कुशन की तरह इस्तेमाल करते थे। उन्हें डर था कि उनके तकिए पर पिस्सू चिपक जाएंगे, छोटे छोटे जो जानवर होते हैं। उन्होंने सारे घर को सिर पर उठा रखा था क्योंकि हम उनका कुशन उठा लाए। बदला लेने की नीयत से पीटर और मैंने उनके बिस्तर में 2 कड़े कड़े ब्रश घुसेड़ दिए। लेकिन जब मिस्टर डसेल ने तय किया कि जाकर अपने कमरे में बैठेंगे तो हमें ये ब्रश निकाल लेने पड़े। इस छोटे से प्रहसन यानी मजाक, इस छोटे से मजाक पर हम हंसते हंसते लोटपोट हो गए। लेकिन हमारा हंसी मजाक जल्दी ही खत्म हो गया। 9:30 बजे पीटर ने हौले से दरवाजा खटखटाया और पापा से कहा कि वे जरा ऊपर आए। उसे अंग्रेजी के एक कठिन वाक्य में दिक्कत आ रही है। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। मैंने मार्गोट से कहा, तय है पीटर ने किसी और बहाने से ये बात कही है। जिस तरीके से मर्द लोग बात कर रहे थे मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि सेंध मारी जा रही है, यानी कोई ना कोई वहां पर प्लानिंग की जा रही है। कोई ना कोई जो महत्वपूर्ण बात है उसको इन महिलाओं की तरफ जाहिर ना करते हुए ये लोग आपस में ही चर्चा कर रहे हैं। पिताजी, मिस्टर वानदान और पीटर लपक कर नीचे पहुंच गए। मार्गोट, माँ और मिसेज वानदान और मैं ऊपर इंतजार करते रहे। 4 डरी सहमी औरतें बातें तो कर ही सकती हैं। जब तक हमने नीचे जोर का एक धमाका नहीं सुना हम बातों में लगी रही। उसके बाद का मामला है, मेरा सोचना सही था। उसी वक्त गोदाम में सब कुछ शांत हो गया। घड़ी ने 9:45 बजाई और हमारे चेहरों का रंग उड़ चुका था। इसके बावजूद कि हम डरे हुए हैं हम शांत बने रहे। आदमी लोग कहाँ थे? ये धमाके की आवाज कैसी थी? क्या वे लोग सैंधमारों के साथ लड़ रहे थे? सैंधमारों यानी वो खुफिया पुलिस जो गुप्त आवासों में छिपे हुए इन व्यक्तियों को ढूंढकर उन्हें जो है कारावास में डाल देते थे। हम डर के मारे सोच भी नहीं पा रहे थे। हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते थे। 10 बजे सीढ़ियों पर कदमों की आवाजें आई। पापा का चेहरा पीला पड़ चुका था। वे नर्वस थे। पहले वे भीतर आए। उनके पीछे मिस्टर वानदान, बत्तियां बंद कर दो, दबे पांव ऊपर वाली मंजिल पर चले जाओ, पुलिस के आने की आशंका है।
अब डरने का वक्त भी नहीं बचा था, बत्तियां बुझा दी गई थी। मैंने फटाफट एक जैकेट उठाई और हम ऊपर जाकर बैठ गए। हमें कुछ भी बताने वाला कोई भी नहीं था। मर्द लोग वापस नीचे जा चुके थे। वे चारों 10:10 तक वो वापस नहीं आई। दो लोग जो हैं वो पीटर की खुली खिड़की में से निगाह रखे हुए थे। दो लोग पीटर की खुली खिड़की में से निगाह रखे हुए थे। सीढ़ियों के बीच वाले दरवाजे पर ताला जड़ दिया गया, बुक केस बंद कर दिया गया। हमने रात को जलाई जाने वाली बत्ती पर एक स्वेटर डाल दिया। उन्होंने हमें सब कुछ बताया कि क्या हुआ। पीटर अभी सीढ़ियों पर ही था जब जोर से दो धमाके सुने। मैं नीचे गया तो देखता क्या है, गोदाम के दरवाजों में से बाईं तरफ का आधा फट्टा गायब है। यानी धमाकों की आवाज से वहां से बिल्डिंग के उस छोर पे जो भी फर्नीचर से दरवाजा वगैरह कुछ बना हुआ था वो हिस्सा हटा दिया गया। वह लपक कर ऊपर आया और होमगार्ड्स को चौकन्ना किया। होमगार्ड्स जो वहाँ पे पुरुष लोग थे, वो जो वहाँ चौकीदारी कर रहे थे या वहाँ सिक्योरिटी दे रहे थे, वे चारों नीचे लपके नीचे आए। जब वे गोदाम में पहुंचे तो सैनमार अपने धंधे में लगे हुए थे। आपको पता है वहाँ चोरी चकारी सब कुछ चल रहा था। बिना सोचे समझे मिस्टर वांदान चिल्लाए, पुलिस! बाहर भागने की आवाजें आई। सैनमार जो भाग चुके थे। फट्टे को दोबारा उसकी जगह पर लगाया गया ताकि पुलिस को इस गैप का पता न चले। लेकिन अभी एक पल भी नहीं बीता था कि फट्टा फिर से नीचे गिरा दिया गया। पुरुष लोग सैनमारों की ढिठाई पर हैरान थे। मिस्टर वांदान और पीटर गुस्से के मारे थरथराने लगे। मिस्टर वांदान ने दरवाजे पर कुल्हाड़ी का एक जोरदार प्रहार किया। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। एक बार फिर फट्टे को उसी जगह पर जमाया गया और एक बार फिर उनका यह प्रयास निष्फल कर दिया गया। बाहर की तरफ से एक आदमी और एक औरत टॉर्च की रोशनी फेंकते दिखाई दिए। क्या मुसीबत है! उन आदमियों में से एक बुनबुनाया। लेकिन अब संकट ये था कि उनकी भूमिकाएं बदल चुकी थी। अब वे पुलिस की बजाय सैनमारों वाली हालत में आ गए थे। चारों लपक कर ऊपर आए। डसेल मिस्टर वांदान ने डसेल साहब की किताबें उठाई। पीटर ने दरवाजा खोला, रसोई तथा प्राइवेट ऑफिस की खिड़कियां खोली, फोन को नीचे फर्श पर पटका और आखिरकार चारों बुक केस के पीछे पहुंचने में सफल हो गए। तो इस तरह एन फ्रैंक ने अपनी बेटी को समझाया और बताया कि वहां 1944 मार्च में किस तरह की घटना घटित हुई। पहले सैनमार आए थे। सैनमारों को पुलिस का डर बताकर वहां से भगाने की कोशिश की गई। क्यों? क्योंकि हालात बहुत बदतर हो चुके थे। लोग चोरी चकारी हत्याएं करने से भी बाज नहीं आते थे। अब बात आती है मंगलवार 13 जून। मार्च, अप्रैल, मई और जून। 13 जून 1944 वह वापस से संबोधित करती है, मेरी प्यारी किटी, मेरा एक और जन्मदिन गुजर गया। इस हिसाब से मैं 15 बरस की हो गई। मुझे काफी उपहार भी मिले। स्प्रिंगर की 5 खंडों वाली कलात्मक इतिहास की पुस्तक, चड्डियों का एक सेट, 2 बेल्टें, एक रुमाल, दही के 2 कटोरे, जैम की शीशी, शहद वाले 2 छोटे बिस्किट, मम्मी पापा की तरफ से वनस्पति विज्ञान की एक बुक, मार्गोट की तरफ से सोने का एक ब्रेसलेट, वांदान परिवार की तरफ से स्टिकर एल्बम, डसेल की तरफ से बायोमाल्ट और मीठे मटर, मी ऐप की तरफ से मिठाई, बैब की तरफ से भी मिठाई, लिखने के लिए कॉपियों और सबसे बड़ी बात मिस्टर कुगलर की तरफ से मारिया तेरेसा नाम की एक बुक तथा क्रीम से भरे चीज के 3 स्लाइस। पीटर ने पियोनी फूलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता मुझे दिया। बेचारे को ये उपहार जुटाने में अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वह कुछ और जुटा ही नहीं पाया। बेहद खराब मौसम, लगातार बारिश, हवाएं, उफान पर समुद्र इसके बावजूद पहले शानदार तरीके से जारी है। हमले जो हैं वो शानदार है। मतलब एक तो मौसम की मार और एक दूसरी तरफ विश्व युद्ध की। कल चर्चिल, स्मट्स, आइजनहावर और आर्नोल्ड उन फ्रांसीसी गांवों में गए जिन पर ब्रिटिश सैनिकों ने पहले कब्जा कर लिया था और बाद में उनको मुक्त कर दिया। चर्चिल एक टॉर्पेडो नाव में थे। इससे तटों पर गोलाबारी भी की जाती है। बहुत से लोगों की तरह चर्चिल को भी ये पता नहीं कि डर किस चिड़िया का नाम है। वो जन्मजात बहादुर थे। यहाँ हमारी एनेक्सी की किलेबंदी से डच लोगों के मूड की थाह पाना बहुत मुश्किल था। इस बात में कोई शक नहीं कि लोग बाग बैठे ठाले भी खुश रहते हैं। ब्रिटिश सैनिकों ने आखिर अपनी कमर कस ही ली और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़े। जो लोग ये दावे करते हैं कि वे ब्रिटिश द्वारा कब्जा किए जाने के पक्ष में नहीं हैं, वे ये नहीं जानते कि वो कितनी बड़ी गलती
कर रहे हैं। उनके तर्क का कारण इतना नहीं है कि ब्रिटिश को लड़ते रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और हॉलैंड को आजाद कराने के लिए अपने शूरवीर सैनिकों की शहादत के लिए उनको आगे आना चाहिए। हॉलैंड के साथ-साथ कब्जे वाले दूसरे देशों को भी आजाद कराना चाहिए, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश को हॉलैंड में रुकना नहीं चाहिए। इसके बजाय उन्हें चाहिए कि वे कब्जे वाले देशों से हाथ जोड़-जोड़ कर माफी मांगे। डच जो है ईस्ट इंडीज को उसके सही हकदारों के हाथ में सौंपे और थके टूटे हारे लुटे-पिटे अपने देश ब्रिटेन वापस लौट जाएं। मूर्खों की कहीं कमी नहीं है। इसके बावजूद जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि कुछ एक समझदार डच लोगों की भी कमी नहीं है। अगर ब्रिटिश ने जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किए होते तो हॉलैंड और उसके पड़ोसी देशों का क्या हाल हुआ होता। उसके पास ऐसा करने के लिए बहुत बहुत मौके मौजूद थे। हॉलैंड जर्मनी बन चुका था। तब यह होना समाप्ति का एक संकेत था। यानी हॉलैंड जिसको ब्रिटिश जो है वो आजाद कराकर अपने भीतर शामिल करवा लेना चाहता था, लेकिन वहाँ हॉलैंड की परिस्थितियां जर्मनी के समान बहुत खराब हो चुकी थी। यानी समाप्ति का संकेत था, सब कुछ समाप्त हो जाने का संकेत। ऐसे सभी डच लोग अभी ब्रिटिश को हिकारत से देखते हैं, ब्रिटेन की खिल्ली उड़ाते हैं, उसके बुढ़ाते लॉर्डों की सरकार को ताने मारते हैं, उन्हें कायर कहते हैं, इसके बावजूद जर्मनों से नफरत करते हैं, एक अच्छा खासा सबक सिखाने के लायक है। उनकी जमकर मरम्मत की जानी चाहिए कि हमारे जंग लगे दिमाग खुलेंगे और उनमें जोश आएगा। मेरे दिमाग में हर समय इच्छाएं, विचार, आरोप, डांट फटकारी चक्कर खाते रहते हैं। मैं सचमुच उतनी घमंडी नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं। मैं किसी और की तुलना में अपनी कई कमजोरियों और खामियों को बेहतर तरीके से जानती हूँ, लेकिन एक फर्क है। मैं जानती हूँ कि मैं खुद को बदलना चाहती हूँ, बदलूंगी और काफी हद तक बदल भी चुकी हूँ। ऐसा क्यों है कि मैं अपने आप से ये सवाल पूछती हूँ कि लोग मुझे अभी भी इतना नाक घुसेड़ू और अपने आप को 30 मार का समझने वाली क्यों मानते हैं? क्या मैं वाकई अक्खड़ हूँ? क्या मैं अकेली ही अक्खड़ हूँ या वे सब भी अक्खड़ हैं? ये सब वाहियात सा लगता है, मुझे पता है, लेकिन मैं ऊपर लिखा ये आखिरी वाक्य काटने वाली नहीं। ये वाक्य इतना मूर्खतापूर्ण नहीं है जितना लगता है। मुझ पर हमेशा आरोपों की बौछार करते रहने वाले दो लोग हैं, एक तो मिसेस वानदान और डसेल। उनके बारे में सबको पता है कि वो कितने जड़ बुद्धि हैं। मूर्ख जिसके आगे कोई विशेषण लगाने की आवश्यकता नहीं है। मूर्ख लोग आमतौर पर इस बात को सहन नहीं कर पाते कि कोई उनसे बेहतर काम करके दिखाए, और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण ये दो जड़मती हैं, मिसेस वानदान और डसेल। मिसेस वानदान मुझे इसलिए मूर्ख समझती हैं क्योंकि मैं उनकी जितनी बीमारियों का शिकार नहीं हूँ। वे मुझे अक्खड़ समझती हैं क्योंकि वे मुझसे भी ज्यादा अक्खड़ हैं। वे समझती हैं कि मेरी पोशाकें छोटी पड़ गई हैं क्योंकि उनकी पोशाकें और भी छोटी पड़ गई हैं, और वे समझती हैं कि मैं अपने आप को कुछ ज्यादा ही 30 मार का समझती हूँ क्योंकि वे उन विषयों पर मुझसे भी दोगुना ज्यादा बोलती है जिनके बारे में वो खाक भी नहीं जानती। ये बात डसल पे भी फिट होती है, लेकिन मेरी प्रिय कहावत है, जहां आग होगी धुआं भी वहीं होगा। और मुझे ये मानने में रत्ती भर भी संकोच नहीं है कि मैं सब कुछ जानती हूँ। यानी एन कहती हैं कि मुझे सब तरह की जानकारी थी, परिस्थितियां कैसी थी, और मैं इन परिस्थितियों पर जो चर्चाएं होती थी उसमें पूरी पूरी अपनी हिस्सेदारी निभाती थी। इससे जो है मिसेस वानदान जो है वो थोड़ा अक्खड़पन दिखाती थी, क्योंकि वानदान का ये मानना था कि उनको सबसे ज्यादा इस विषय में जानकारी है, और एन फ्रैंक भी उनसे कुछ कम नहीं थी। मेरे व्यक्तित्व के साथ सबसे बड़ी मुश्किल बात यह है कि मैं किसी भी और व्यक्ति की तुलना में अपने आप को सबसे ज्यादा धिक्कारती हूँ। यदि माँ अपनी सलाहें देना शुरू कर दे तो उनके उपदेशों की पोटली इतनी भारी हो जाती है कि मुझे डर लगने लगता है, कैसी होगी इससे मुक्ति। जब तक एन का वही पुराना रूप सामने नहीं आ जाता मुझे कोई नहीं समझता। एन यही कहती है। यह वाक्य मेरा हिस्सा है, बेशक लगे कि ऐसा नहीं होगा, फिर भी इसमें थोड़े से सच का अंश है। कई बार तो मैं अपने आप को प्रताड़ित करते हुए इतनी गहरे उतर जाती हूँ कि सांत्वना के दो बोल सुनने के लिए तरस जाती हूँ कि कोई आए और मुझे उससे उबारे। काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से लेता। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला, इसीलिए तलाश जारी है। मुझे पता है तुम पीटर के बारे में सोचकर हैरान हो रही हो। नहीं क्या किटी, मैं मानती हूँ कि ये सच है कि पीटर मुझे प्यार करता है, गर्लफ्रेंड की तरह नहीं बल्कि एक अच्छे दोस्त की तरह। उसका स्नेह दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन कई बार कोई रहस्यमय ताकत हम दोनों को पीछे की तरफ खींचती है। मैं नहीं जानती कि वो शक्ति कौन सी है। कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं उसके पीछे जिस तरह प्रेम दीवानी बनी रहती हूँ उसे बढ़ा चढ़ा कर बता रही हूँ, लेकिन यह सच नहीं है।
इसका कारण ये है कि अगर मैं उसके कमरे में 1 या 2 दिन के लिए ना जा पाऊँ तो मेरी बुरी हालत हो जाती है। मैं उसके लिए तड़पने लगती हूँ। पीटर बहुत अच्छा है, भला लड़का है, लेकिन उसने मुझे कई तरह से निराश किया। धर्म के प्रति उसकी नफ़रत, खाने के बारे में उसकी बातें करते रहना, इस तरह की और भी कई बातें हैं जो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती और इसके बावजूद मुझे पक्का यकीन है कि हमने जो वादा किया है वो कि हम कभी झगड़ेंगे नहीं, उस पर हम हमेशा टिके रहेंगे। पीटर शांति प्रिय है, सहनशील है और वह बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति है। वह मुझे कई ऐसी बातें भी कह लेने देता है जिन्हें कहने में वह अपनी मम्मी को भी इजाजत नहीं देता। वह बहुत दृढ़ निश्चयी है और इसी मुहिम पर जुटा हुआ है कि वह अपने पर लगे हुए सभी इल्जामों से अपने आप को पाक साफ करे और अपने कामकाज में एक सलीका या एक तरीका बेहतर लेकर आए। इसके बावजूद वह अपने भीतरी स्व यानी अहंकार को मुझसे छिपाता क्यों है और मुझे कभी भी इस बात की अनुमति नहीं देता कि मैं उसमें झाँकूँ। निश्चय है, वह मेरी तुलना में ज़्यादा गुन्ना है, लेकिन मैं अनुभव से जानती हूँ, हालाँकि वह मुझ पर ये आरोप लगाया करता है कि जो कुछ भी जानना चाहिए मैं थ्योरी में जानती हूँ, व्यवहार में नहीं। वो मुझे मैं अनुभव से जानती हूँ कि कई बार ऐसे गुन्ने लोग भी जिनसे संवाद कर पाना मुश्किल होता है, अपनी बात किसी न किसी तरह कह पाने की उत्कट चाह लिए होते हैं। पीटर और मैंने दोनों ने अपने चिंतनशील बरस एनेक्सी में ही बिताए हैं। मैं अक्सर भविष्य, वर्तमान और अतीत की बा हम अक्सर जो है भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें करते हैं, लेकिन जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं असली चीज़ की कमी महसूस करती हूँ और जानती हूँ कि वो मौजूद है। इसका कारण ये है कि मैं इतने अरसे से बाहर नहीं निकली हूँ और प्रकृति के लिए पागल हुई जा रही हूँ। मैं उस वक़्त को याद करती हूँ जब नीला आसमान, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़, चाँदनी और खिलती कलियाँ, इन चीज़ों ने मुझे कभी भी अपने जादू से बाँधा ना होता। मेरे यहाँ आने के बाद चीज़ें बदल गई। उदाहरण के लिए छुट्टियों के दौरान की बात है, बेहद गर्मी थी, मैं रात के 11:30 बजे तक ज़बरदस्ती आँखें खोले बैठी रही ताकि मैं अपने अकेले के बूते पर अच्छी तरह से चाँद को देख सकूँ। अफ़सोस, मेरी सारी मेहनत बेकार गई। चौंध इतनी ज़्यादा थी कि खिड़की खोलने का जोखिम नहीं लिया जा सकता था, यानी रोशनी ज़्यादा थी। कई महीने बाद एक और मौका ऐसा आया, उस रात मैं ऊपर वाली मंजिल पर थी, खिड़की खुली हुई थी, जब तक खिड़की बंद करने का वक़्त नहीं हो गया, मैं वहीं बैठी रही। एक गहरी, सांवली बरसात की रात थी, तेज़ हवाएँ चल रही थी, बादलों के बीच लुका-छिपी चल रही थी, इस सारे नज़ारे ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। पिछले 1.5 बरस में ये पहली बार हो रहा था कि मैं आमने-सामने रात से साक्षात्कार कर रही हूँ। उस शाम के बाद प्रकृति से साक्षात्कार करने की मेरी जो इच्छा है, वो लगातार बढ़ती रही। क्यों? क्योंकि एन फ्रैंक जो है जिस अज्ञातवास में थी, उनका प्रकृति से और बाहरी दुनिया से संपर्क टूट चुका था। तब मुझे चोर, उचक्के, मोटे काले चूहे और पुलिस के छापे का भी डर नहीं रहा। मैं अकेले ही नीचे चली गई और रसोई तथा प्राइवेट ऑफिस की खिड़की से प्रकृति के नज़ारे देखती रही। कई लोग सोचते हैं कि प्रकृति सुंदर होती है और कई लोग समय-समय पर तारों भरे आसमान के तले सोते हैं और कई लोग अस्पतालों और जेलों में उस दिन की राह देखते रहते हैं कि कब वे आज़ाद होंगे और वे फिर से प्रकृति के इस अनूठे उपहार का आनंद ले पाएँगे। प्रकृति अमीर और गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं करती। यह मेरी मात्र कल्पना ही थी। आसमान, बादल, चाँद और तारों की तरफ देखना मुझे शांति और आशा की भावना से सारोबार कर देता था। वह वैलेरियन या ब्रोमाइड की तुलना में आज़माया हुआ बेहतर नुस्खा है। शांति पाने की रामबाण दवा है। प्रकृति मुझे विनम्रता का उपहार देती है, इससे मैं बड़े से बड़े धक्के को भी हिम्मत के साथ झेल जाती हूँ। लेकिन किस्मत का लिखा यही है कि कुछ एक दुर्लभ अवसरों को छोड़कर मैं मैल से चिकट हुई खिड़कियों में से, खूसे गंदे पर्दों में से प्रकृति को बहुत ही कम निहार पाती हूँ। इस तरह से देखने से आनंद लेने की सारी भावना ही मर जाती है और प्रकृति ही एक ऐसा वरदान है जिसकी कोई तुलना नहीं, जिसका किसी और से कोई सरोकार नहीं किया जा सकता। कई प्रश्नों में से एक प्रश्न जो मुझे अक्सर परेशान करता